एक आदमी अलास्का के एक छोटे से जमे हुए शहर की छत पर खड़ा है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बन रही है। माहौल इतना खामोश है कि डर खुद हवा में घुला हुआ लगता है। नीचे बर्फ से ढकी सड़कों के बीच चीखें गूंज रही हैं। परछाइयां इतनी तेज भाग रही हैं कि समझ नहीं आता ये इंसान है या कुछ और। पूरे शहर की लाइटें बंद हो चुकी हैं। हर घर, हर स्ट्रीट लाइट अंधेरे में गायब हो गई है और इसी अंधेरे में लोग शिकार बन रहे हैं, एक एक करके। वो आदमी अपनी शॉटगन पकड़े कांप रहा है। उसकी नजर उस सड़क पर टिकी है जहां कुछ बचे हुए लोग एक डाइनर के अंदर दुबके बैठे हैं, सांस तक धीमी करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो आवाज आती है, ऐसी चीख जो हड्डियों तक ठंड पहुंचा दे और शरीर से पहले आपकी आत्मा को जमा दे। अब ये बस रात नहीं रही, ये 30 दिनों की रात है और इस बार किसी इंसान का नहीं, कुछ और का शिकार बनने वाला है ये शहर। इस पागलपन से पहले बैरो नाम का ये शहर दुनिया के किनारे बसा एक शांत सा इलाका था। हर सर्दी ये लोग 1 महीने तक सूरज के बिना रहते हैं। इनके लिए ये सामान्य है। वे पहले से तैयारी करते हैं, सामान जमा करते हैं और अंधेरा गुजरने का इंतजार करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम बैरो को देखते हैं। पूरा शहर बर्फ में ढका हुआ, बिल्कुल शांत। आखिरी सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा है। सब कुछ नारंगी और ठंडा सा दिख रहा है। यहीं हम मिलते हैं एबिन से, जो शहर का शेरिफ है, शांत स्वभाव का, जिम्मेदार और हर किसी को नाम से जानने वाला इंसान। ये 30 दिनों की रात शुरू होने से 1 दिन पहले का समय है और वो अपनी रोज की जांच कर रहा है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसी दौरान हमें स्टेला दिखती है, एबिन की एक्स फियांसे। वो शहर से बाहर काम करती है और आखिरी फ्लाइट पकड़कर निकलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बार शहर बंद हो गया तो 30 दिन तक कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन एयरपोर्ट जाते समय बर्फीले रास्ते पर उसका ट्रक फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बर्फ बढ़ती जा रही है और समय निकलता जा रहा है। वो एबिन को कॉल करती है। उनके बीच माहौल थोड़ा अजीब है। एबिन खुद जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता, क्योंकि उसे अभी अभी एक और फोन आया है। किसी आदमी के कुत्तों को बुरी तरह मार दिया गया है, जैसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ा हो। वो अपने डिप्यूटी बिली को भेजता है कि स्टेला को एयरपोर्ट छोड़ा है। एबिन उस जगह पहुंचता है जहां कुत्ते मिले थे। उनके शरीर फटे हुए हैं, खून चारों तरफ फैला हुआ है। वो झुककर घावों को ध्यान से देखता है। ये किसी आम जानवर का हमला नहीं लगता, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। वो आगे कचरा उठाने वाले से मिलने जाता है, क्योंकि इतनी दूर वही आता है। वो कहता है उसने किसी को नहीं देखा, बस इतना नोटिस किया कि कई घरों के कूड़ेदान ऐसे फटे पड़े हैं जिसे कोई उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। बाद में एबिन एक कॉफी शॉप में रुकता है जहां थोड़ी हलचल चली हुई है। एक शराबी आदमी चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है। एबिन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार अजीब है। तभी हम देखते हैं कि स्टेला भी वहीं मौजूद है। वो फ्लाइट मिस कर चुकी है और अब मजबूरी में उसे अगले 30 दिन इसी शहर में बिताने होंगे। दुकान से निकलकर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। यहाँ एबिन का छोटा भाई जैक और उनकी दादी मिलती हैं, जो शहर की कम्युनिकेशन सेंटर संभालती हैं। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। सब कुछ एकदम काला पड़ जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा बैरो अंधेरे और खामोशी में डूब जाता है। एबिन टॉर्च लेकर बाहर जांच करने निकलता है। बर्फीला तूफान तेज हो चुका है। वो पावर स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे बिजली वाले की ट्रक का दरवाजा खुला मिलता है। अंदर जाता है तो खून दिखाई देता है और गस का सिर पाइप पे लटका हुआ मिलता है। कोई हथियार नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं। ये हमला इंसानी नहीं लगता। वो तुरंत स्टेशन लौटता है और पूरे शहर में घोषणा कर देता है कि सब लोग घरों में रहें, दरवाजे बंद रखें और बाहर न निकलें। स्टेशन पर वापस आकर वो उस अजनबी से सवाल करता है जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। एबिन पूछता है कि क्या हो रहा है और क्या उसका इससे कोई लेना देना है। वो अजनबी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो मुझे लेने आएंगे और तुम्हें भी। वो पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे उसे पहले से पता है कि शहर पर क्या आने वाला है। एबिन और स्टेला समझ जाते हैं कि अब बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पूरा शहर अंधेरे में है और बाहर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। वो दोनों बंदूकें उठाते हैं, पेट्रोल कार में बैठते हैं और खुद ही खाली पड़ी सड़कों पर जाकर सब जांचने निकल जाते हैं। बर्फ और तेज गिर रही है और शहर में एक भी लाइट नहीं जल रही। तभी वॉकी टॉकी में अजीब सी टूटी फूटी सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जवाब देने से पहले ही कुछ भारी चीज उनकी कार से टकराती है। शीशा दरक जाता है और उन्हें एक पीला सा इंसान जैसा दिखने वाला आकार दिखाई देता है, जो बर्फ पर किसी जानवर की तरह तेज भाग रहा है। यही उनका पहला सामना होता है उन वैम्पायर्स से। एबिन तेजी से गैस दबाता है और कार निकाल लेता है, सीधे स्टेशन की तरफ। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो अंदर सिर्फ वही अजनबी मौजूद है। जैक और उनकी दादी नहीं है। दीवार पर खून देखकर एबिन की आंखें भर आती हैं।
अब उसे समझ आता है कि अजनबी झूठ नहीं बोल रहा था। जिनके बारे में उसने चेतावनी दी थी वे शहर में आ चुके हैं। यह हमला किसी इंसान का काम नहीं था। पूरा शहर वैम्पायर्स के निशाने पर है। स्टेशन पर हुए हमले के बाद वैम्पायर्स पूरे शहर में फैल जाते हैं। वे घर घर घुसते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, खिड़कियां चकनाचूर करते हैं और लोगों को बाहर घसीटकर मार डालते हैं। जो भी बाहर निकलता है कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। चारों तरफ चीखें गूंज रही हैं। एबिन किसी तरह बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है। डरे सहमे कुछ ही लोग बचे हैं। वो उन्हें एक बंद पड़े घर के अटारी में ले जाकर छिपाता है। वहीं उसे जैक मिल जाता है, जो अपनी दादी को खोने के बाद सदमे में है। एबिन उसे कसकर गले लगाता है, जैसे डरता हो कि वो भी खो ना जाए। इसी दौरान वैम्पायर्स एक खतरनाक चाल चलते हैं। वे एक घायल लड़की को बीच सड़क पर घसीट कर लाते हैं। वो ठंड से कांप रही है और मुश्किल से खड़ी है। वैम्पायर्स उसे जोर जोर से चीखने पर मजबूर करते हैं ताकि कोई भी अंदर छिपा इंसान बाहर निकल आए। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंजती है। अटारी में छिपे लोग सब सुनते हैं। कुछ लोग भागकर उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन एबिन उन्हें रोक लेता है। वो खिड़की से देखता है कि वैम्पायर्स छतों पर बैठे इंतजार कर रहे हैं, शिकार की तरह। कुछ ही सेकंड में वो उस लड़की को वहीं सड़क पर मार डालते हैं। कुछ देर बाद उनके साथ रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है और जिद करता है कि उसे बाहर जाना है। स्टेला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चीखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है। उसका बेटा भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही वैम्पायर उस बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं। बेटा कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। अटारी में बैठे सभी लोग ये सब सुनते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। एक भारी बर्फीला तूफान शहर पर आता है। हवा इतनी तेज है कि वैम्पायर साफ देख और सुन नहीं पाते। यही मौका पाकर एबिन और बाकी लोग खाने पीने, दवाइयों और जरूरी सामान के लिए ग्रानी की दुकान तक जाने का फैसला करते हैं। दुकान अंदर से अंधेरी और जमा देने वाली ठंडी है। रैक टूटे पड़े हैं और फर्श पर खून फैला हुआ है। जैसे ही वे सामान ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें एक अजीब सी क्लिक करने की आवाज सुनाई देती है। कोने में उन्हें एक छोटी वैम्पायर लड़की मिलती है जो एक लाश पर झुकी हुई खा रही है। वो बिजली की तरह उन पर हमला करती है, लेकिन सभी मिलकर उसे किसी तरह रोक लेते हैं और मार डालते हैं। इस घटना से सबका मन और ज्यादा डर से भर जाता है। 18 दिन बीत जाते हैं। वक्त बहुत धीरे चल रहा है। लोग थक चुके हैं, भूखे हैं और उम्मीद टूट रही है। लगभग 20 दिन होने को आए हैं और शहर पर अब भी वैम्पायर्स का राज है। अब उन्हें कोई तरीका ढूंढना ही होगा। स्टेला को एबिन की दादी की बात याद आती है। वो सर्दियों के दौरान पौधे उगाने के लिए अल्ट्रावायलेट लैंप इस्तेमाल करती थी। यूवी लाइट वैम्पायर्स को जला सकती है। एबिन को लगता है यही उनकी आखिरी उम्मीद है। वे योजना बनाते हैं कि एबिन अकेला उसकी दादी के घर जाकर यूवी लैंप लाएगा और स्टेला बाकी लोगों को लेकर स्टेशन की ओर जाएगी। एबिन जब अपनी दादी के घर पहुंचता है, घर बिल्कुल अंधेरा है। वो सामान ढूंढता है, लेकिन तभी एक वैम्पायर महिला जो समूह की एक लीडर होती है उस पर हमला करती है। वो बाकी वैम्पायर से भी ज्यादा तेज और ताकतवर होती है। एबिन यूवी लाइट का इस्तेमाल करता है और रोशनी उसे तुरंत जला देती है। उधर स्टेशन पर स्टेला और बाकी लोग जगह को सुरक्षित बनाने में लगे हैं। तभी एक बचा हुआ आदमी भारी निर्माण मशीन चलाते हुए पहुंचता है। इस मशीन के आगे बड़ा स्टील ब्लेड लगा है। वो सीधे वैम्पायर्स के एक झुंड पर चढ़ा देता है। मशीन धीमी है, लेकिन इतनी ताकतवर कि कई वैम्पायर्स एक साथ कुचल जाते हैं। लेकिन मशीन का शोर और हलचल से बाकी वैम्पायर्स उनके पीछे लग जाते हैं। वो आदमी आखिरी संविधान देता है। वो मशीन को सीधे फ्यूल स्टेशन की ओर ले जाता है। वैम्पायर्स उस पर कूद पड़ते हैं। जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो विस्फोट कर देता है। पूरा फ्यूल स्टेशन धमाके से उड़ जाता है और उसके साथ कई वैम्पायर्स भी। अंधेरे की आखिरी रात में स्टेला एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करते हुए कार के नीचे फंस जाती है। वो हिल भी नहीं पाती। बाहर वैम्पायर पूरे शहर में आग लगा रहे हैं। घर, दुकानें, सड़कें सब जल रही हैं। उनका मकसद साफ है, शहर को पूरी तरह मिटा देना ताकि कोई भी कभी सच का सबूत न ढूंढ सके। शहर जलता हुआ देखकर और स्टेला को फंसा हुआ देखकर एबन समझ जाता है कि अब वैम्पायरों से इंसान की तरह लड़ना मुमकिन नहीं। अगर उसे उन्हें उनके ही स्तर पर रोकना है तो उसे खुद को बदलना पड़ेगा। वही काम करना पड़ेगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक मरे हुए वैम्पायर का हाथ काटता है और उसका खून खुद में इंजेक्ट कर लेता है।
बदलाव उसे तुरंत पकड़ लेता है। अब वो सीधे वैम्पायरों के लीडर की तरफ बढ़ता है। बाकी वैम्पायर पीछे हट जाते हैं, हैरान होकर उसे देखते रहते हैं। लीडर उससे भिड़ता है और दोनों का मुकाबला जलती हुई बर्फ के बीच शुरू हो जाता है। एबन अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, हर बार बराबरी का पड़ता है। लड़ाई तब खत्म होती है जब एबन लीडर को पकड़कर उसका जबड़ा फाड़ देता है और सिर तोड़कर अलग कर देता है। लीडर गिरते ही बाकी वैम्पायर शांत हो जाते हैं। उनका मुख्य मुखिया मरते ही सब अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। स्टेला किसी तरह कार के नीचे से निकलकर उसके पास दौड़ती है, लेकिन एबन की हालत बिगड़ रही है। सूरज उग रहा है और उसे पता है अब उसके लिए इसका क्या मतलब है। दोनों बर्फ पर साथ बैठते हैं और क्षितिज पर फैलती पहली रोशनी को देखते हैं। 30 दिनों का अंधेरा खत्म हो रहा है और उसके साथ एबन की जिंदगी भी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए। मैं हर हफ्ते नई मूवी एक्सप्लेनेशन लाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं।